हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पर स्वागत है। आज हम आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी इंक्वायरी, सजेशन या सब्जेक्ट संबंधी जानकारी के लिए हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और साथ ही आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है? तो अपन आंसर्स देखते हैं। पारसेक दूरी की इकाई है, या समय की इकाई है, या प्रकाश की चमक की इकाई है, या चुंबकीय बल की इकाई है। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपकी 20 क्वेश्चंस की स्लाइड है, उसमें से आपके राइट कितने बने। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दूरी की इकाई है पारसेक। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 20 क्वेश्चंस की स्लाइड जो है प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आप इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बार बार रिपीट होते आए हैं काफ़ी समय से। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, आपका बी ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, आपका सी है ए व बी दोनों का, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए आपका कौन सा आंसर होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सदिश राशि हैं। स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो दिए हुए हैं आपको ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? ठीक है, सदिश राशि बोले तो जो किसी एक दिशा में कार्यरत हो, ठीक है, उसकी दिशा हो। ठीक है, तो बताइए आपका कौन सा आंसर इसमें राइट हो जाएगा। द्रव्यमान तो होगा नहीं, समय भी नहीं होगा, और लंबाई भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, या आवेग गाढ़ो परिकल्पना के सिद्धांत पर, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको जो नई वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। अच्छा क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन देखिए,
वायुमंडलीय दाब से कम। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और आपका सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। और आपका डी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। साबुन के जो बुलबुले हैं उनका अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार रिवीजन होते हैं। तो अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका 6th क्वेश्चन है श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई है, इनमें से देखिए क्या है। आपका फर्स्ट है पास्कल या पॉइज या पॉइजुली या ना इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। पॉइज जो है वो श्यानता की इकाई है। ठीक है, तो अपन चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है बताइए आप। देखते हैं। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है इसलिए फटता है। ठीक है। आपका सेकंड है वायु दाब बढ़ जाता है इसलिए फटता है। ठीक है। और आपका तीसरा हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। ठीक है। यह आपका फोर्थ है वायु दाब घट जाता है इसलिए फटता है। बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वायु दाब घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है अपनी इन्वायरमेंट में जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनमें से अपन पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर से अपन नीचे लीव करते हैं। इस लेयर से यानी पृथ्वी से अपन जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो वायु दाब घटता जाता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, बताइए कहाँ होती है। इस्पात में होती है या फिर वायु में होती है या फिर जल में होती है या फिर निर्वात में होती है। एनालाइज करके बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न हैं तो अपने को क्या है कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स अपन देखते हैं। आपका ए आंसर है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और आपका बी है अपकेंद्री बल। आपका सी है उपकेंद्री बल और डी है बाह्य बल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, अपकेंद्रीय बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। तो अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे हैं। देखते हैं क्या है ध्वनि तरंगे। आपका ए आंसर है तिर्यक। ठीक है, आपका बी आंसर है आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक। आपका सी आंसर है लंबवत और आपका डी आंसर है कभी कभी लंबवत और कभी कभी तिर्यक। ठीक है,
तो आपका आंसर हो जाएगा लंबवत। ठीक है, अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। ध्वनि तरंगें लंबवत हैं, यानी लंबवत तरंगें होती है। ठीक है, लंबवत बोले तो एकदम सीधी चलती है, इसको बोलते हैं लंबवत। और जैसे टेढ़ी मेढ़ी चले वो लंबवत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन किस कारण से होता है? राइट, तो आपके आंसर देखिए, आपका ए आंसर है रेडियो सक्रियता के कारण होता है। आपका बी आंसर है नाभिकीय संलयन के कारण होता है। और आपका सी आंसर है नाभिकीय विखंडन से होता है। और आपका डी है कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन होता है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है 12वां। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? भार रहेगा, या आयतन रहेगा, या द्रव्यमान रहेगा, या घनत्व रहेगा? स्टूडेंट्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। देखो, अपन वस्तु की मात्राएं बदल रहे हैं तो द्रव्यमान भी बदलेगा, आप भी जानते हो, और उसका आयतन भी बदलेगा। आयतन बोले तो वो कितनी जगह घेरता है, इट मीन्स आयतन। सपोज करो ये पानी है, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, किसी जार में, ये जार है अपना, और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो इसकी मात्रा बदल देंगे अपन। सपोज करो मैंने इसकी मात्रा बदलने का मतलब है इसको मैंने बढ़ा दिया थोड़ा। ठीक है, तो आयतन भी बढ़ेगा ना। सपोज करो इसका जो लेवल है, मैंने इसको मार्क कर देता हूँ 1, 2 और 3। अभी ये 3 लेवल तक भरा हुआ है। अब मैंने इसकी मात्रा बदल दी। बदलने का मतलब है या तो कम कर दो या ज़्यादा कर दो। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। तो इसका लेवल 3.5 हो गया अब तो आयतन तो बदलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो आयतन तो परिवर्तित होगा ना भाई, तो ये तो होगा नहीं। भार है तो भार भी परिवर्तित होगा ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको एक बार एनालाइज अच्छे से कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, ये मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये तो आप सबको पता है, क्योंकि अभी पेंडेमिक कोविड-19 सक्रिय है। और इसमें क्या होता है सबको पता है। उसमें क्या होता है, उसमें फीवर होता है। ठीक है, तो उसको फीवर को किससे नापते हैं, आपको सबको पता है। ठीक है, पानी तो इसमें होगा नहीं, ईथर इसमें होगा नहीं, बेंजीन इसमें होगा नहीं। जो फीवर नापने का जो यंत्र होता है उसके अंदर पारा होता है। वो पारा इसीलिए होता है कि वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। उसमें पारा भरा होता है तो वो हल्की सी ऊष्मा को भी आराम से पहचान लेता है, उसको मेंशन कर देता वो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है? माध्यम बोले तो ये इधर से मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। ठीक है, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ। किधर डाल रहा हूँ, इधर डाल रहा हूँ। अब ये माध्यम आ गया बीच में। सपोज करो ये दीवार है या कुछ भी है XYZ। ठीक है, ये माध्यम है। माध्यम बोले तो इसके इधर से इधर प्रकाश चला जाएगा, उसको माध्यम बोलते हैं। अगर इससे रुक जाएगा ना तो वो माध्यम थोड़ी ना हुआ, वो तो अवरोधक हुआ। अब क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ेंगे।
माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ, इसमें क्या हो रही है, इसके तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। चलो ठीक है, हो गई, ये इसका तापमान बढ़ा दिया। तो प्रकाश की गति में क्या प्रभाव होगा, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। प्रकाश की गति अगर माध्यम को हटा देंगे तो सपोज करो ज़्यादा थी, या इसमें अब घटेगी या बढ़ेगी, जो भी है ना। तो आप इसका आंसर देखिए, या तो घटती है या बढ़ती है या वैसे ही रहती है या हल्की फुल्की गिर जाती है, सहसा गिर जाती है। ठीक, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्रकाश की गति बढ़ती है। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से अगर समझ के प्रश्न को अपन करेंगे हल, तो वो उसको अपन अपने माइंड में एज ए लॉक हो जाता है वो। ठीक है, तो वो लॉक ही अपने को करना है जब तक अपनी जॉब नहीं लगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों देता है भाई? अपरिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन होता है, इसको अपन इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है, सामान्य भौतिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें कोई विकिरण बोले तो जैसे प्रकाश की किरणें हो, एक्स किरणें हो, कोई भी विकिरण हो, जैसे सपोज करो इधर से कोई अपन विकिरण डाल रहे हैं। ठीक है, विकिरण बोले तो किरणें डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम में किसी स्थानीय अनियमितता के कारण, उसका माध्यम जो है, ये बीच में जो माध्यम है, हवा वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसके कारण वो अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, विचलित होकर वो ऐसे विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, यानी फैल जाती है, इधर भी फैल जाएगी, इधर भी फैल जाएगी। ठीक है, उससे ही प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गई आपके? मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, कोई भी विकिरण है, सपोज करो यहाँ से अपन विकिरण, प्रकाश किरण भी हो सकती है, एक्स किरण भी हो सकती है, कोई सी भी विकिरण हो सकती है, तो वो यूँ चल रही है डायरेक्ट सीधी। ठीक है, तो उसके मार्ग में कोई भी अनियमित धूल के कण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण वो उसको अपने सरल रेखीय मार्ग जो है सीधा, उससे वो विचलित होकर इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, इसी को प्रकीर्णन बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, तो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आपका ए आंसर है हीरे से कांच में, बी आपका आंसर है वायु से कांच में, और सी है आपका जल से कांच में, और डी है आपका वायु से जल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तभी ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन बोले तो जैसे आपतित किरणें परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटती है। सपोज करो यहाँ से वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसको बोलते हैं परावर्तन। तो इस टाइप से आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपका ए ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, आपका बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, और आपका सी है उपर्युक्त दोनों, और आपका डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों दोनों तो होगी नहीं, क्योंकि जो तरंगें होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग और ये वाली, राइट। तो आपका सी तो होगा नहीं,
और डी तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से ही दोनों में ही आपका आंसर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 18वां क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? समतल दर्पण, बी है आपका अवतल दर्पण, और सी है आपका उत्तल दर्पण, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अपन दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? गाड़ी जो वाहन होते हैं उनमें से पीछे की साइड देखने के लिए अपन व्हीकल्स में करते हैं। ठीक है, पीछे की जगह देखने के लिए अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 19वां प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका ए आंसर है वास्तविक तथा सीधा, आपका बी आंसर है वास्तविक तथा उल्टा, आपका सी आंसर है आभासी तथा उल्टा, और डी है आपका आभासी तथा सीधा। जैसा कि आप सब जानते हो, मानव की आँख जो है उसकी रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो अपन बढ़ते हैं आपके अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। आपका अंतिम क्वेश्चन है, शुष्क सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल, आपका बी ऑप्शन है द्वितीयक सेल, और आपका सी ऑप्शन है तृतीयक सेल, और आपका डी ऑप्शन है चतुर्थक सेल। स्टूडेंट्स, ये जो सेल है ना, इसकी कैटेगरी अभी तक आई नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दो प्रकार के ही मिलते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक सेल। ठीक है, तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। द्वितीयक सेल कौन सा होता है? रिचार्जेबल होता है। ठीक है, रिचार्जेबल बोले तो उसको चार्ज करो फिर यूज करो, फिर चार्ज करो फिर यूज करो। ठीक है, तो जिसको अपन बार बार काम में ले सकते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल, राइट। और प्राथमिक सेल बोलते हैं प्राइमरी सेल, जिसको अपन बोलते हैं उसको एक बार यूज करने के बाद अपन उसको फेंक देते हैं अपन। ठीक है, उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे या आपको लगे कि ये अपने लिए लाभदायक है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।